हे हेलो हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई होप आपकी स्टडी अच्छे से चल रही हो। इस वीडियो में हम करंट अफेयर और जीएस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बहुत ज़रूरी क्वेश्चंस रहने वाले हैं, आपको कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करना, शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है आपको। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से करते हैं। तो देखो ये जो क्वेश्चन है ना कि बाणभट्ट किस सम्राट के दरबारी कवि थे, ऐसा क्वेश्चन आता ही है। एक क्वेश्चन तो ऐसा आता है कि कुछ आपका पोइट का नाम दे देंगे और बताना है आपको कि वो किस टाइम पे थे, कौन से दरबारी कवि थे, किसके दरबारी कवि थे। तो ऑप्शन देखिए, कनिष्क, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी हरिहार, ऑप्शन डी कृष्णदेव राय। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हर्षवर्धन के टाइम पे बाणभट्ट जो थे वो दरबारी कवि थे। ठीक है, तो हर्षवर्धन की मैं बात करूँ तो बाणभट्ट जी की हर्षवर्धन की एक बायोग्राफी भी इन्होंने लिखी थी, उसका नाम था हर्षचरित। ठीक है, हर्षचरित संस्कृत में लिखी गई थी। और जो ये बाणभट्ट थे 7वीं सेंचुरी में वो कोर्ट पोइट थे, दरबारी कवि थे हर्षवर्धन के। ठीक है, इसके साथ और भी देख लेते हैं कुछ कोर्ट पोइट जो कि बहुत फेमस हैं और कुछ बहुत फेमस एम्परर के वो दरबारी कवि रहे हैं। तो उनसे भी आपको फैक्ट याद रखने हैं ताकि आपका यदि कोई क्वेश्चन इस तरीके का आता है तो बिल्कुल भी मिस नहीं होगा। तो देखिए कालिदास की मैं बात करूं तो कालिदास विक्रमादित्य के टाइम पे कोर्ट पोइट थे। ठीक है, कालिदास जो थे वो गुप्ता एम्पायर में थे, गुप्ता एम्पायर के टाइम पे ही कोर्ट पोइट थे। इसके अलावा इनकी जो बुक थी फेमस बुक, एक तो आपको याद होगा कालिदास जी की जो फेमस बुक है वो है कुमार संभव, और एक है अभिजन संकुतलन। ठीक है, आपको ये याद होगी शायद बुक। और ये 4th से 5th सेंचुरी में गुप्ता एम्पायर के टाइम पे ये कोर्ट पोइट थे। ठीक है, चलो चांद बाराई की बात करते हैं। ये पृथ्वीराज चौहान के टाइम पे कोर्ट पोइट थे। ठीक है, भावभूति की बात करें तो जो भावभूति थे ये किंग यशोवर्मन के टाइम पे कोर्ट पोइट थे। ठीक है, इसके अलावा अमीर खुसरो की बात करें तो ये भी बहुत फेमस, इनका नाम तो बहुत फेमस आता है, इन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी गज़ल लिखी हैं, कविताएँ लिखी हैं। तो ये अलाउद्दीन की खिलजी के टाइम पे कोर्ट पोइट थे, यानी कि दरबारी कवि थे। परमानंद की बात करें तो ये शिवाजी के टाइम पे कोर्ट पोइट थे। ठीक है, इसके अलावा कुछ और देख लेते हैं, जैसे कृष्णा देव राय की बात यहाँ पे हो रही है, ये भी बहुत फेमस हैं। तो कृष्णा देव राय जो थे ये तुलबा डायनेस्टी या फिर विजयनगर एम्पायर से थे। ठीक है, आपको याद होगा कृष्ण देव राय विजयनगर एम्पायर से थे। इसके अलावा इन्होंने एक बुक लिखी थी, फेमस बुक, जिसका नाम था अमुक्त मलयद। अमुक्त मलयद इन्होंने लिखी थी कृष्णदेव राय ने। और इनका जो जन्म था वो हुआ था मॉडर्न डे हम, जो कि आजकल हम्पी कर्नाटक जिसको कहा जाता है, वहाँ पे ये रहते थे। ठीक है, तो इसके अलावा अमीर खुसरो की मैं बात करूँ जो ये भी इनका बहुत ही फेमस नाम है। तो ये दिल्ली सल्तनत के टाइम पे कवि थे। और जो एक क्या नाम है उसका, मसनवी इन्होंने लिखी थी। इसके अलावा रुबाई, तरकीब बंद, ये सब इनकी बहुत फेमस बुक थी। ठीक है, गज़ल तो ये लिखते ही थे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, देव नाम पिया और पिया द सी वर द टाइटल अडॉप्टेड बाई विच फेमस किंग। तो ये क्वेश्चन SSC CGL 2012 में आया है। ठीक है, कितना इंपॉर्टेंट है। तो एक राजा का ये प्रसिद्ध नाम है, उपाधियाँ दी गई हैं उनको। तो एक कौन से राजा थे, तो ये थे ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी अशोक। तो इसका सही उत्तर है अशोक। अशोक को ये उपाधि प्राप्त है। तो चलिए देख लेते हैं। देखो, देव नाम प्रिया का मतलब होता है बिलव्ड ऑफ गॉड, ऐसा व्यक्ति जो भगवान का प्रिय है। ठीक है, पिया दस्ती का मतलब होता है ही हु रिगार्ड अदर विद काइंडनेस, जो दूसरों से दयालुता से बात करता है, दयालुता से रहता है, काइंडनेस दिखाता है। ठीक है, इसी के साथ कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, जो यहाँ पे ये ऑप्शन दिया गया है, इनमें से भी कुछ बात कर लेते हैं, कहीं ऑप्शन में से कुछ आ जाए। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो मौर्य डायनेस्टी के फाउंडर थे, आपको पता है। इसके अलावा इन्होंने जैनिज़्म जो धर्म था वो अपनाया था। देखो, किसी को कोई धर्म पसंद आता है तो वो अपना लेता है, किसी को कोई आता है तो वो अपना लेता है। ठीक है, जैसे अशोक ने बुद्ध अपनाया, ऐसे चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन अपनाया। ठीक है, अब कनिष्क की बात करें तो कनिष्क भी बहुत पावरफुल रूलर थे कुषाण एम्पायर के। ठीक है, इन्होंने शाका ईरा जो कि AD 78 जिनको कहा जाता है उसका फाउंड किया था, इन्होंने फाउंडर थे ये इनके। इसके अलावा कनिष्क जो थे वो बुद्धिज़्म धर्म के बड़े भक्त थे और उन्होंने चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल कश्मीर में बुलाई थी। आपको सब फैक्ट्स याद रखने हैं। इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कुछ मैच दिया गया है, आपको बताना है कौन सा मैच नहीं करता है। तो कंप्यूटर्स के नाम दिए गए हैं सुपर कंप्यूटर्स के, और प्लेस दिया गया है जहाँ पे वे इंस्टॉल्ड हैं। ठीक है,
तो चलिए परम गंगा की बात करते हैं। इसमें आपको बताना है कौन सा मैच नहीं करता। तो ऑप्शन ए परम गंगा IIT रुड़की, ऑप्शन बी परम शक्ति IIT खड़गपुर, ऑप्शन सी परम शिवाय IIT दिल्ली, ऑप्शन डी परम पोरुल NIT ट्रिची। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन हमारा सी, परम शिवाय IIT दिल्ली में नहीं है। इसके अलावा जो परम गंगा है वो IIT रुड़की में है, परम शक्ति IIT खड़गपुर में है और परम पोरुल NIT ट्रिची और परम शिवाय जो है ये IIT दिल्ली में नहीं है, ये IIT BHU में है। चलिए इसी के साथ फिर से मैच दिया गया है, आपको बताना है कौन सा करेक्ट नहीं है। ऑप्शन ए NCS पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन बी असीम पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ऑप्शन सी ई श्रम पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन डी उद्यम पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। तो देखिए NCS पोर्टल ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, बिल्कुल सही बात है। असीम पोर्टल जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड है, ये भी बिल्कुल सही बात है। ई श्रम पोर्टल जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, ये भी बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो उद्यम पोर्टल है ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का नहीं, ये MSME का पोर्टल है, ठीक है। तो इसमें डी ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो ये मैच नहीं करता, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो ये MSME मिनिस्ट्री का है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ दीज आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट एसोसिएटेड विद एनी इमरजेंसी प्रोविजन। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा किसी आपातकालीन प्रावधान से संबद्ध नहीं है। ऑप्शन ए आर्टिकल 350, ऑप्शन बी आर्टिकल 352, ऑप्शन सी आर्टिकल 356, ऑप्शन डी आर्टिकल 360। तो देखिए आपको पता होगा आर्टिकल 352 ये भी इमरजेंसी से रिलेटेड है, आर्टिकल 356 ये भी इमरजेंसी से रिलेटेड है, सॉरी ये भी इमरजेंसी प्रोविजन से रिलेटेड है, और आर्टिकल 360 भी, ठीक है। लेकिन जो आर्टिकल 350 है ये नहीं आता इसमें, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसी के साथ हमको देख लेते हैं जो आर्टिकल 352 है ये कहता है यदि कुछ ऐसी इमरजेंसी हो जाती है कि कोई कहीं युद्ध हो रहा है देश में, कोई बाहरी कोई अटैक हो रहे हैं, एक्सटर्नल एग्रेशन हो रहा है, आर्म्ड रेबेलियन हो रहा है, तो उस केस में आर्टिकल 352 लगाया जाता है। आर्टिकल 356 की बात करें तो ये स्टेट इमरजेंसी में लगाया जाता है, प्रेसिडेंट रूल इसको कहा जाता है। किसी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चीज़ें नहीं चलती हैं, तो उस केस में आर्टिकल 356 लगाया जाता है, ठीक है। तो इसको प्रेसिडेंट रूल भी कहा जाता है। इसके अलावा आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी जब लगती है कि चलो कुछ फाइनेंशियल थ्रेट हमारे इंडिया में हो रही हैं, तो आर्टिकल 360 लगता है, ठीक है। आर्टिकल जो 350 है ये लैंग्वेज से रिलेटेड है, लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन रिप्रेजेंटेशन फॉर रीड्रेस ऑफ ग्रीवियंस, ठीक है, ये लैंग्वेज से रिलेटेड है। इसी के साथ हम बात करें 352 जो आर्टिकल था, आर्टिकल 352 ये 3 बार लगाया जा चुका है। फर्स्ट टाइम ये 1962 में लगा था जब चाइना ने अटैक किया था, ठीक है। उस टाइम पे जो प्रधानमंत्री थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। इसके बाद जो लगा था वो 1971 में लगा था। जो आर्टिकल 352 है मतलब इमरजेंसी है वो लगी थी 1971 में, पाकिस्तान ने जब युद्ध किया था हमसे। तो तीसरा जो लगा था वो 1975 में लगा था जब इंदिरा गांधी का टाइम था, ठीक है। इसके बाद ये नहीं लगा। आर्टिकल 356 की बात करें तो ये तो बहुत बार लगाया जा चुका है, प्रेसिडेंट रूल। ये तो ज़्यादातर 2 स्टेट ऐसे हैं जिनमें ये नहीं लगा, शायद तेलंगाना उसमें से एक है, आई एम नॉट श्योर। लेकिन आर्टिकल 356 बहुत बार लगाया जा चुका है, और आर्टिकल 356 सबसे ज़्यादा यूपी में लगा है, उसके बाद बिहार में लगाया गया है। आर्टिकल 360 जो कि फाइनेंशियल इमरजेंसी या फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से रिलेटेड है, ये कभी भी नहीं लगाया गया, ठीक है। चलिए इसी के साथ ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच डैम एंड द रिवर ऑन विच इट इज़ सेटअप। निम्नलिखित में से वह कौन सा बांध और जिस नदी पर इसे स्थापित किया गया है वह सही ढंग से मेल नहीं खाता है, ठीक है। तो डैम दिए गए हैं और रिवर दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो सबसे पहला है तिलैया डैम। तिलैया डैम के आगे लिखा है बरकरार रिवर, ठीक है। तो एकदम सही है ये। तिलैया जो डैम है ये झारखंड में है और ये बरकरार रिवर पे है, ठीक है। टिहरी डैम अलकनंदा रिवर, तो इसमें कन्फ्यूजन है। देखो टिहरी जो डैम है ये उत्तराखंड में है, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन अलकनंदा रिवर पे नहीं है, ये भागीरथी रिवर पे, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। इसके अलावा जो पंचेत डैम है ये दामोदर रिवर पे है, बिल्कुल सही बात है, ये भी झारखंड में है। मैथन डैम जो है ये बरकर रिवर पे है, ये बिल्कुल सही है। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जो कि गलत है, ठीक है। इसमें से ऑप्शन बी।
तो टिहरी जो डैम है ये भागीरथी रिवर पे है। बढ़ते हैं आगे। हुज इम्पोर्टेंट वर्क वर मजमा उल बहरीन मिंगलिंग ऑफ टू ओशन एंड सर आई अकबर ग्रेट मिस्ट्री। मजमा उल बहरीन जिसको कहा जाता है हिंदी में दो महासागरों का मिलन, और सिर ए अकबर जिसको कहा जाता है हिंदी में महान रहस्य, किसके महत्वपूर्ण कार्य थे? तो देखो, ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी अबुल फजल, ऑप्शन सी दारा सिकोहो, ऑप्शन डी आदि शंकराचार्य। तो इनको तो ये है दारा सिकोहो। देखो ये ज़्यादा फेमस नहीं हुए थे लेकिन ये बहुत इनका काम बहुत अच्छा था। तो दारा सिकोहो इसका सही उत्तर है। दारा सिकोहो जो थे ये जो शाहजहाँ था ना जिसने ताजमहल बनवाया है उसके ही बेटे थे, सबसे बड़े बेटे थे ये। इसके अलावा जो दारा सिकोहो थे इनके जो छोटे भाई थे ना ये बड़े ही लालची थे, ठीक है। तो लालची होने के कारण इन्होंने अपने भाई को ही मार डाला, ठीक है। तो इसकी वजह से सत्ता पे नहीं बैठ पाए और इनका कत्ल हो गया, ठीक है। दारा सिकोहो जो थे अजमेर में पैदा हुए थे और इन्होंने एक बुक लिखी थी कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू सीज, ये काफ़ी फेमस रही थी इनकी। तो आपको याद रखना है ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। विच मिनिस्ट्री गॉट द हाईएस्ट एक्सपेंडिचर एलोकेशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन बजट 2022? बजट 2022 में केंद्र सरकार द्वारा किस मंत्रालय को सबसे अधिक व्यय आवंटन मिला? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इसको सबसे ज़्यादा अब की बार मिला है बजट एलोकेशन। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। इसके बाद देख लेते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को सबसे पहले नंबर पे सबसे ज़्यादा मिला है। दूसरे नंबर पे मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स यानी कि फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन इसको मिला है। तीसरे नंबर पे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ को मिला है और चौथे नंबर पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को मिला है। आपको यदि क्रमबद्ध याद हो सकें तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी क्लासिकल डांसेज आर देयर इन इंडिया एज रिकॉग्नाइज्ड बाय द संगीत नाटक अकेडमी? ये SSC CGL अभी लास्ट में जो पेपर हुआ था उसमें आया है। संगीत नाटक अकेडमी में भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? ऑप्शन ए 6 टाइप, ऑप्शन बी 7 टाइप, ऑप्शन सी 8 टाइप, ऑप्शन डी 9 टाइप। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 8 तरह के हमारे क्लासिकल डांसेस हैं। तो देखिए पिक्चर्स के साथ हम देख लेते हैं। सबसे पहला जो कि उत्तर प्रदेश में कथक। कथक ऐसे करते हैं, ठीक है, ऐसे ये कर रहे हैं दोनों जने, कथक ऐसे करते हैं। इसके बाद सत्रिया जो है असम का डांस है, ठीक है, देखो सब ऐसे करते हैं इसको। तीसरा जो है वो मणिपुरी है, मणिपुरी येरा डांस। चौथा जो है वो उड़ीसी है, उड़ीसा में देखो येरा। इसके साथ आपकी स्टेट भी कवर हो रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे हैं भारत के मैप में स्टेट। जो पांचवा है उसको कुचिपुड़ी कहा जाता है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। 6 है भरतनाट्यम, ये तमिलनाडु का है, बहुत फेमस है ये, तो इसको आपको याद रखना है, स्टार मार्क लिख लीजिए। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। इसके अलावा केरल के भी आप याद रख लीजिए, केरल के हैं कथकली और मोहिनी अट्टम, ये दोनों केरल के हैं। तो केरल के और तमिलनाडु के तो आप याद रख लीजिए। उत्तर प्रदेश का तो आपको हो ही जाएगा कथक। तो केरल का है मोहिनी अट्टम और कथकली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, घूम मोनास्ट्री इज़ लोकेटेड इन विच इंडियन सिटी? तो ये भी SSC में क्वेश्चन आया हुआ है। घूम मोनास्ट्री कहाँ पे, कौन सी सिटी में है? तो ये है ऑप्शन सी दार्जिलिंग में, दार्जिलिंग जो कि वेस्ट बंगाल में है। इसी के साथ कुछ और मोनास्ट्री देख लेते हैं। बुद्धिस्ट की मोनास्ट्री देखते हैं जो कि बहुत फेमस रही हैं। तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर की तो आपको याद करनी ही है, जम्मू कश्मीर की और हिमाचल प्रदेश की, ये तो बहुत फेमस हैं, ठीक है। इसके अलावा आप बाकी हो सके तो आप याद कर सकते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर की तो ज़रूर कर लीजिए। जम्मू कश्मीर की थिकसी मोनास्ट्री है, बहुत फेमस है ये, ठीक है। इसके बाद हेमिस मोनास्ट्री भी जम्मू कश्मीर में है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में है काये मोनास्ट्री और तावो मोनास्ट्री, ठीक है। उत्तर प्रदेश में जो मोनास्ट्री है उसको कहा जाता है मिंड रोलिंग मोनास्ट्री, ठीक है। इसके अलावा जो कर्नाटक में जो मोनास्ट्री है वो है नाम ड्रोलिंग एंड नाइलंगपा मोनास्ट्री, ठीक है, ये कर्नाटक में है। घूम मोनास्ट्री कहाँ गया, सिक्किम की मोनास्ट्री देख लेते हैं। इंची मोनास्ट्री ये है सिक्किम की, घूम तो मैंने अभी बताया दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल की है। तवांग मोनास्ट्री अरुणाचल प्रदेश की है, ठीक है, याद रखना है आपको। तवांग तो आपको याद हो जाएगा, तवांग अरुणाचल प्रदेश। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वर बोरोड फ्रॉम द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन। देखो ये भी SSC में आया, कितना ज़रूरी है। तो इसके साथ मैं आपके और भी फैक्ट क्लियर कराऊंगी कि कौन सा और भी अदर जो कॉन्स्टिट्यूशन की टर्म है वो कहाँ से ली गई हैं। सबसे पहले इसका आंसर बताइए आप। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो थे वो आयरलैंड से लिए गए थे, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चलिए इसी के साथ हम देख लेते हैं कि कौन कौन से फीचर्स हमने कहाँ कहाँ से लिए थे।
तो देखिए, जब कुछ अच्छी चीज़ें बनाते हैं तो ज़रूरी नहीं कि हमें सारी चीज़ें पता हो, ठीक है। तो जहाँ से अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं वहाँ से हम कॉपी कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं कि इसकी ये चीज़ अच्छी है तो इसे ले लेते हैं। तो इसी तरीके से जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी थी जो इंडिया नहीं जानता था, ठीक है। तो बाकी देशों में जो बहुत अच्छी काम कर रही थी तो वो चीज़ें इंडिया ने अपनाई हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ बुरी बात नहीं है। तो देखो, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इस फीचर को ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। रूल ऑफ लॉ, लॉ मेकिंग प्रोसीडर, सिंगल सिटीजनशिप, ये भी ब्रिटिश से लिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंगल सिटीजनशिप ये ब्रिटिश से लिया गया है। इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर, डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर, ये सब ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ले गए हैं। आपको ज़्यादा याद ना हो तो एक तो आप इसमें से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट याद रख लीजिए और एक सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है। अब अमेरिका से क्या लिया है, ज्यूडिशल सिस्टम और फंडामेंटल राइट, ये तो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही आपको याद रखने हैं। अमेरिकन से लिया गया है ज्यूडिशल सिस्टम एंड फंडामेंटल राइट। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है फेडरल विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी, रेजिडियरी पावर्स, सेंटर स्टेट रिलेशन। आयरलैंड से यानी कि आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल और इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है कॉन्करेंट लिस्ट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड सर्विस विद इन द कंट्री। इसको तो छोड़ दीजिए, वीमार को। सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है 5 ईयर प्लान्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी कि यूएसएसआर से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एक्ट लिया गया है। यहाँ से जो एक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। यहाँ से ऑफिस ऑफ गवर्नर और पावर ऑफ फेडरल जुड़ी ली गई है। साउथ अफ्रीका से अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लिया गया है। चलिए, ये शायद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंश्योर अवेलेबिलिटी एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल। देखो, SDG गोल है और ये पेपर में आया है पिछली बार, तो आपको याद रखने हैं SDG गोल इसके हिसाब से, ठीक है। तो इसका जो उत्तर है वो SDG 6 मतलब छठे नंबर के गोल में ये मेंशन है कि हमें इंश्योर करना है गवर्नमेंट को, सरकार को, देश को कि हमें अवेलेबिलिटी हो वाटर की और सैनिटेशन की, ठीक है, साफ़ सुथरा। तो गोल नंबर 1 कहता है एंड पॉवर्टी, ठीक है। गोल नंबर 2 कहता है एंड हंगर, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आपको इसको। गोल 3 है वेल बीइंग। गोल 4 है क्वालिटी एजुकेशन। गोल 5 कहता है जेंडर इक्वलिटी को मेंशन करता है। गोल 5 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल 6 वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल। गोल 7 वाटर एंड सैनिटेशन। गोल 7 अफोर्डेबल एंड सस्टेनेबल एनर्जी। गोल 8 कहता है डिसेंट वर्क ऑफ फॉर ऑल। गोल 9 टेक्नोलॉजी टू बेनिफिट ऑल। इसको याद रख लीजिए, शायद ये आ जाए, क्या पता, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी बहुत चल गई है ना। गोल 10 रिड्यूस इनइक्वलिटी। गोल 11 सेफ सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। गोल 12 रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन बाय ऑल। गोल 13 स्टॉप क्लाइमेट चेंज। गोल 14 प्रोटेक्ट द ओशियन। गोल 15 टेक केयर ऑफ द अर्थ। गोल 16 लिव इन पीस। गोल 17 मैकेनिज्म एंड पार्टनरशिप टू रीच द गोल्स। ये सारे आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बैसिलस कैलेमेटिक ग्वेरिन, BCG इज़ अ वैक्सीन फॉर विच डिसीज। तो ये किसकी डिसीज का वैक्सीन है ये? तो ये है ऑप्शन डी, ट्यूबरक्लोसिस का। ये भी SSC में आया है, तो आपको वैक्सीन और कुछ डिसीज इसका भी आप याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, मिथाली राज ने अपना आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच किस टीम के खिलाफ खेला था? तो इन्होंने संन्यास ले लिया है, तो इन्होंने लास्ट मैच किसके साथ खेला था? तो ये था ऑप्शन सी, साउथ अफ्रीका के खिलाफ इन्होंने खेला था। इसी के साथ कुछ फैक्ट देख लेते हैं। मिथाली जो हैं अभी भी, ये सेवरल नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड इन्होंने जीते हैं, जैसे कि बेस्ट लीडिंग वुमेन क्रिकेट इन द वर्ल्ड इन 2017। अर्जुन अवार्ड इन्होंने जीता 2003 में। पद्म श्री इन्होंने जीता 2015 में। मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न इन्होंने जीता 2021 में। और 2019 में इन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ मिथाली जो थी वो फर्स्ट वुमेन बन गई 200 ODI मैचेस खेलने वाली पहली औरत। इसके अलावा 2018 में इन्होंने ये ऐसी लड़की बन गई जिन्होंने स्कोर किया 2000 रन इन T20s, ठीक है। काफ़ी सारी इन्होंने चीज़ें अपनी लाइफ में अचीव करी हैं, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। एज पर द यूनियन बजट 2022-23 विच कॉन्सेप्ट टू हेल्प लोकल बिजनेसेस एंड सप्लाई चेन्स रेलवेज। केंद्रीय बजट 2022-2023 के अनुसार स्थानीय व्यवसायों और आपूर्ति श्रृंखलाओं की मदद करने के लिए कौन सी अवधारणा बनाई गई है, ठीक है, कि लोकल जो लोग हैं उनको भी फ़ायदा मिले। तो इसके लिए बनाया गया है वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, ठीक है,
कि एक स्थान पे, एक स्टेशन पे एक प्रोडक्ट ऐसा होगा जो बहुत वैल्यू वाला होगा, जो आसपास के स्टेशंस पे नहीं मिलता होगा, ठीक है। तो इससे वहाँ के जो लोकल जो मैन्युफैक्चरर हैं, लोकल जो उसकी क्वालिटी है, लोकल कोई चीज़ बहुत प्रसिद्ध है तो उसको बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गोस्वामी तुलसीदास एक ग्रेट हिंदू पोइट थे, इसके अलावा ये रिफॉर्मर भी थे, फिलोसोफर भी थे, तो उन्होंने काफ़ी बुक लिखी थी। इनमें से कौन सी बुक इनके द्वारा नहीं लिखी गई है? तो देखिए, विनय पत्रिका इनके द्वारा लिखी गई थी, आपको पता होगा। गीता बली भी इनके द्वारा लिखी गई थी, कविता बली भी इनके द्वारा लिखी गई थी। मालती माधव इनके द्वारा नहीं लिखी गई है, ठीक है। ऑप्शन डी, मालती माधव बाब भूति के द्वारा लिखी गई है। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग विल लीड द इंडियन डेलीगेशन टू अटेंड द 27th सेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी UNFCCC COP27, जो कि नवंबर 2022 में होगी, ज्ञात में। इसको कौन हेल्ड करेगा? तो ये होगा भूपेंद्र यादव, ठीक है, इनको ये हेल्ड करेंगे। तो 2021 की जो थी वो ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुई थी। इसके अलावा क्यों की जाती है? क्योंकि जो क्लाइमेट के मुद्दे हैं उन पे बात करी जा सके और उन पे समझौते किया जा सके, इसलिए कॉप किए जाते हैं, ठीक है। What is the name of chatbot launched by Unique Identification Authority of India in November 2022 for better resident experience? ठीक है, आज चैटबॉट लॉन्च की गई है UIDAI के द्वारा, ताकि रेजिडेंट को अच्छा एक्सपीरियंस हो। तो ये की गई है, आधार मित्रा इसका नाम है। तो इसके जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था UIDAI का, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, जनवरी 2009 में हुआ था। इसके अलावा ये किसके जुरिडिक्शन में आती है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जुरिडिक्शन में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी करंट अफेयर का है, विच यूनियन मिनिस्टर हैज़ अनवील्ड द बुकलेट एजेंडा फॉर मेंबर्स ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन फॉर रूरल डेवलपमेंट ऑन 4 नवंबर 2022? किस केंद्रीय मंत्री ने 4 नवंबर 2022 को ग्रामीण विकास के लिए पंचायती राज संस्थानों के सदस्यों के लिए एजेंडा पुस्तिका का अनावरण किया है? तो ये किया है गिरिराज सिंह ने, ऑप्शन ए। तो गिरिराज सिंह जो हैं ये यूनियन मिनिस्टर हैं रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज के, तो इन्होंने लॉन्च किया है बुकलेट एजेंडा फॉर मेंबर ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन फॉर रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो इस बुकलेट के दौरान क्या होगा, इसमें इन्फॉर्मेशन दी जाएंगी, जैसे कुछ बहुत अच्छी स्कीम है, जैसे मनरेगा है, दीनदयाल अंत्योदय योजना है, इन सब की इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। इसके अलावा ये क्या होगा, ये हर ग्राम पंचायत पे अवेलेबल होगी ये बुक। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। ये भी पॉलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। तो इसमें क्या है, इसमें कुछ 1 और 2 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। दी एक्ट मेक प्रोविजन फॉर द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन इन इंडिया। ऑप्शन 1 कहता है कि ये क्या करता है, ये प्रोविजन बनाता है ताकि इलेक्शन कंडक्ट हो सके इंडिया में। सेकंड कहता है इट ऑल्सो टॉक अबाउट द क्वालिफिकेशन एज वेल एज ग्राउंड फॉर द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ MPs एंड MLA। दूसरा कहता है कि क्वालिफिकेशन भी तय करता है और डिस्क्वालिफिकेशन भी तय करता है कि MP और MLA की क्या होगी। तो कौन सा सही है आपके अनुसार? देखो ऑप्शन सी दोनों ही सही हैं, ये कंडक्ट भी कराता है, इसके अलावा ये क्वालिफिकेशन भी डिस्कस करता है। तो देखो ये करप्शन की और इलीगल एक्टिविटीज़ की बात करता है कि इलेक्शन में कुछ करप्शन तो नहीं हो रहा, कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ तो नहीं हो रही। इसके अलावा ये प्रोविज़न भी बनाता है कुछ डिस्प्यूट रिजॉल्वर्स के, कि इलेक्शन के टाइम में कुछ झगड़े हो रहे हैं तो उनको भी डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जा सके। इसके अलावा ये क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशंस की भी बात करता है। चलिए, व्हाट इज़ द थीम ऑफ 7th इंडिया वाटर वीक? 7th इंडिया वाटर वीक जो कि अभी चल रहा था 1 से 5 नवंबर, तो इसकी थीम क्या है? तो थीम थी इसकी वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद इक्विटी, ठीक है। ग्रेटर नोएडा में हुआ था, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द 20th लाइव स्टॉक सेंसस। तो इसमें 2 वो दिए गए हैं स्टेटमेंट, आपको बताना है कौन सी सही है। द शेयर ऑफ इंडाइजेशनल कैटल इन द टोटल कैटल पॉपुलेशन डिक्लाइन ड्यूरिंग 2012 से 2029, यानी कि जो कैटल की पॉपुलेशन है 2012 से 2019 में घटी है, जो कि इंडाइजेशनल कैटल है। इंडाइजेशन का मतलब होता है इंडिजेनस, का मतलब होता है स्वदेशी, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट है, इट वाज रिलीज्ड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसको रिलीज किया गया था इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा। तो इसमें ऑप्शन ए ही सही है। इसके अलावा जो रिपोर्ट थी ये 20 थी, ठीक है, 20वें नंबर की थी, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और इसको जो रिलीज़ किया है, ये रिलीज़ किया है यूनियन मिनिस्ट्री फॉर फिशरीज़ ने, ठीक है, ना कि इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने। नाटी भारतीय राज्य का एक नृत्य रूप है, तो ये कहाँ से है, कौन से इंडियन स्टेट का है? तो ये हिमाचल प्रदेश का, ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश का नाटी डांस है। तो इस डांस को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी
रिकॉर्ड किया गया है, ठीक है, लार्जेस्ट फोक डांस है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अमृतकाल किससे संबंधित है, अमृतकाल किसको कहा जाता है, तो ये है ऑप्शन बी, जो कि पीरियड जो 75 ईयर्स से जो है 100 ईयर को जो इंडिया का इंडिपेंडेंस मिला है वहाँ तक जो रहेगा 75 से 100 तक, उसको कहेंगे अमृतकाल। और अमृतकाल क्या है, अमृतकाल में प्रायोरिटीज़ भी कुछ बनाई गई हैं कि इंडिया के लिए अमृतकाल है कि इसमें हम बहुत बहुत अच्छी चीज़ें कर सकते हैं। तो इसमें जो प्रायोरिटी सेक्टर हैं जैसे इंक्लूसिव डेवलपमेंट, हम अपना इंक्लूसिव डेवलपमेंट करें और प्रोडक्टिविटी करें। सनराइज सेक्टर में जो एनर्जी के सेक्टर्स हैं, एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शंस पे ध्यान दें, ये सारे प्रायोरिटीज़ एरिया हैं। सनराइज सेक्टर मतलब जो उभरते हुए सेक्टर्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, कुछ दिए गए हैं आर्टिकल्स और आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए आर्टिकल भी बहुत पूछा जाता है एसएससी में, तो एक क्वेश्चन आता है इससे। तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी आर्टिकल 5 से 11 में है क्या ये। फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 से 35, ये तो बिल्कुल सही है, आपको पता होगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर्टिकल 36 से 51, ये भी बिल्कुल सही है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर्टिकल 51 है, ये भी बिल्कुल सही है। तो कौन सा सही नहीं है इसमें, ऑप्शन ए यूनियन एंड इट्स टेरिटरी जो है वो आर्टिकल 1 से 4 में आता है ना कि 5 से 11 में। 5 से 11 में सिटीजनशिप आती है। चलिए ऑप्शन ए यूनियन एंड इट्स टेरिटरी आर्टिकल 5 से 11 में नहीं आती है, 1 से 4 में आती है। पहले नंबर पे हम देश की बात करते हैं। जब आर्टिकल हम बना रहे हैं तो सबसे पहले जिसके बारे में बना रहे हैं उसी की तो बात होगी। तो देश के बारे में बना रहे हैं तो सबसे पहले देश का जो जिक्र है वो 1 में ही होगा, ठीक है। फिर नागरिकता दी जाएगी कि देश में क्या है, फिर लोग आएंगे, इस तरीके से बनाए गए थे आर्टिकल। फिर लोग हैं तो लोग को क्या दिया जाएगा, राइट्स दिए जाएंगे। फिर तीसरा आर्टिकल आ गया फंडामेंटल राइट। फिर क्या होगा, फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल दिए जाएंगे कि उनको सुरक्षित करने के लिए कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी बने। फिर अब राइट तो दे दिया, अब क्या बचा लास्ट में, फंडामेंटल ड्यूटीज़ कि तुम कर्तव्य को तुम जो है तुम्हें फंडामेंटल राइट तो मिल गए अधिकार, लेकिन तुम्हारी भी तो कुछ ड्यूटीज़ हैं, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ आ गई। तो इस तरीके से ये क्रमबद्ध बनाए गए थे। तो कुछ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देख लेते हैं। जैसे आर्टिकल 1 से 4 में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, 5 से 11 डायरेक्ट सिटीजनशिप, 13 से 35 फंडामेंटल राइट, 36 से 51 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, 51A फंडामेंटल ड्यूटीज़, आर्टिकल 52 से 62 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बात करता है, 75 से और 78 प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का बात करता है, 76 अटॉर्नी जनरल का है, आर्टिकल 167 ड्यूटीज़ ऑफ चीफ मिनिस्टर, आर्टिकल 280 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 324 ये इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है। आर्टिकल 343 ये भी ज़रूरी है, हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज। आर्टिकल 352 ये मैंने अभी आपको बताया, नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 356 भी मैंने आपको अभी बताया, प्रेसिडेंट रूल। आर्टिकल 360 भी अभी बताया, फाइनेंशियल इमरजेंसी। आर्टिकल 368 पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 370 स्पेशल स्टेटस टू कश्मीर। इसके अलावा कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको भी देख लेते हैं। जैसे राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 से 18 में जिक्र होता है इसका। राइट टू फ्रीडम का जिक्र आर्टिकल 19 से 22 में होता है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का जिक्र 23 से 24 आर्टिकल में होता है, ठीक है, कि बच्चों को फैक्ट्री में काम करने से रोका जाए, इस तरीके के आर्टिकल। तो आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है ये आर्टिकल 25 से 28 में आता है। कल्चर और एजुकेशन के राइट आर्टिकल 29 और 30 में आते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ ये आर्टिकल 32 से 35, ठीक है। राइट टू एजुकेशन बाद में ऐड किया गया, ये आर्टिकल 21 में आता है। राइट टू प्राइवेसी को भी एक फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ दिस ट्राइब एंड स्टेट डज नॉट मैच करेक्टली, कौन सी जनजाति और राज्य सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए मोनपा अरुणाचल प्रदेश, बिल्कुल सही है। बकरवाल जम्मू कश्मीर से है, ये भी बिल्कुल सही है। थारू जो है ये तेलंगाना से नहीं है। ढीमसा जो है असम में पाई जाती है ये जनजाति। तो देखिए ढीमसा तो आपको बहुत अच्छे से याद होगी, आप इसको बहुत अच्छे से याद कर लिए ढीमसा। तो देखो एम से कुछ यह हो रहा है ना कनेक्ट, तो ढीमसा असम, तो ये तो आप याद कर लीजिएगा, ये जनजाति असम में है। इसके अलावा जो थारू है ये तेलंगाना में नहीं पाई जाती है, झारखंड में पाई जाती है। इसी के साथ हम देख लेते हैं कुछ ट्राइब्स, कुछ मेजर ट्राइब देख लेते हैं। जैसे देखो उत्तर प्रदेश में जो थारू ट्राइब है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पाई जाती है, सॉरी। तो देखिए इसी के साथ देख लेते हैं, जो हिमाचल प्रदेश से इसमें पाई जाती है गढ़ी, गुज्जर और किन्नर, ठीक है। इसके अलावा जो राजस्थान में पाई जाने वाली ट्राइब है ये हैं भील, मीना, कठोरिया, गरसिया। इसके अलावा गुजरात में पाई जाने वाली ट्राइब हैं बड़दा, बमचा, भील, चरण, धोदिया। ऐसा नहीं है कि एक ट्राइब एक ही स्टेट में पाई जाती है, 2 या 2 से अधिक स्टेट में भी वो रिजाइड करती है, तो ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ऑप्शन के हिसाब से बताना है।
सिद्धि भी ये गुजरात में पाई जाती है। इसके अलावा कर्नाटक में देख लेते हैं तो कर्नाटक में गोंड, ठीक है। इसके अलावा पटेला, येरवा, ये सब कर्नाटक में पाई जाती हैं। इसके अलावा तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में इरावेलियन, ठीक है, तोड़ा, कोटा, ये सब तमिलनाडु में पाई जाती हैं। और इसको मेघालय में आपको पता होगा गारो, खासी, जयंता, हमारी, ये सब मेघालय में पाई जाती हैं। नागालैंड में जैसे अंगामी, कोयांक, लोधा, ये पाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में जैसे अपतानी, मिश्मी, मीरी, आकाश, सिम्फो, ये सब पाया जाता है। चलिए मेजर आप इसको इसमें से याद कर लीजिएगा, सब याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब फिर से कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। आंध्र प्रदेश लार्जेस्ट फूड प्रोड्यूसर, मध्य प्रदेश जो है लार्जेस्ट पोटैटो प्रोड्यूसर। देखो जो पोटैटो प्रोड्यूसर है ना, ये यूपी है, यूपी सबसे ज़्यादा आलू प्रोड्यूस करता है। केरल जो है लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसर है क्या? नहीं, केरल जो है इसमें सबसे ज़्यादा रबड़ प्रोड्यूसर है, सबसे ज़्यादा रबड़ इसमें बनाई जाती है। कर्नाटका जो है ये लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसर है, ये उल्टे लगा दिए गए हैं, ठीक है। इसमें से जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि आंध्र प्रदेश का इसका सही दे रखा है। आंध्र प्रदेश लार्जेस्ट फूड प्रोड्यूसर है। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं, इनमें से कौन सा देश और उनके भविष्य के खेल आयोजन का सही मेल नहीं है? तो भविष्य में जो भी खेल खेले जाएंगे उसका बताना है आपको। मिलन एंड कोर्टिना में 2026 का विंटर पैरालंपिक्स होगा, क्या ये सही है? डकार में 2026 का समर यूथ ओलंपिक होगा। गंगवान में 2026 का विंटर यूथ ओलंपिक होगा। और नगोया में एशियन गेम 2030 होंगे। तो देखिए नगोया का इसमें गलत दे रखा है, बाकी सारे सही हैं। नगोया का 2026 में होगा एशियन गेम, ठीक है। यहाँ पे विच ऑफ दीज डिसीज इज कॉज्ड बाई बोथ द डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन एंड कैलोरीज। तो देखो कैसी कौन सी डिसीज है जो प्रोटीन और कैलोरीज दोनों ही हमारे शरीर में ख़त्म हो जाए, कमी हो जाए तो हो सकती है, तो वो है मरसूम है ऐसी डिसीज। ऑप्शन सी क्वासीकोड, तो सिर्फ प्रोटीन की डिफिशियंसी हो तब होता है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इनमें से कौन सी सुरंग जम्मू और कश्मीर में स्थित नहीं है? तो कुछ सुरंग दी गई हैं और आपको बताना है कि वो जम्मू कश्मीर में स्थित नहीं है। तो देखो नीची फू ट्यूनल है जो ये जम्मू कश्मीर में नहीं है, ठीक है। और कभी कभी मैं कुछ शब्द बोल नहीं पाती तो उसके लिए आप सॉरी, क्योंकि कुछ कभी कभी बोला नहीं जाता है। तो ये जो नेचीपू ट्यूनल है ये अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा जलप्रपात और किस नदी पर स्थित है का सही मेल नहीं है? मतलब वाटरफॉल दी गए हैं और आपको रिवर दी गई है, तो आपको बताना है कौन सा गलत है, ठीक है, मैच कौन सा गलत है। देखो कूचिकल फॉल्स जो है ये बारही रिवर पे है। बरही पानी फॉल्स ये महानदी पे नहीं है, ये गलत है यहाँ पे। तो इसके अलावा ये तीनों देख लो आप, हुंड्रू फॉल्स ये स्वर्ण रेखा रिवर पे है और अथिरी फॉल ये चालाकोड़ी रिवर पे है। ये तीनों आप याद कर लो, ये बी ऑप्शन इसमें गलत है। तो ये जो है ये बुधबलवंगा रिवर पे है, ठीक है। इसी के साथ कुछ वाटरफॉल्स देख लेते हैं और उसकी लोकेशन देख लेते हैं। जैसे कूंचिकल फॉल्स जो है कर्नाटका में है, डुडुमा फॉल्स ये उड़ीसा में है, पलानी फॉल्स ये हिमाचल प्रदेश में है, कालाहट्टी फॉल्स ये कर्नाटक में है। देखो कालाहट्टी कर्नाटका, ये बिल्कुल मैच कर रहे हैं ना, तो इसको याद रख लेना। क्यूटी फॉल्स ये मध्य प्रदेश में है, पान दबागढ़ फॉल्स ये महाराष्ट्र में है, बुंदला फॉल्स ये हिमाचल प्रदेश में है, लोअर घाघरी फॉल्स ये झारखंड में है और तीरथगढ़ फॉल्स ये छत्तीसगढ़ में। ये भी आपको याद हो जाएगा, तीरथगढ़ छत्तीसगढ़ रिजेंबल हो रहे हैं ना, तो तीरथगढ़ छत्तीसगढ़, तो ये फॉल्स छत्तीसगढ़ में है और केडुमारी फॉल्स कर्नाटका में है। तो इसको भी याद हो जाएगा शायद आपको, कर्नाटक केडुमारी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी घटना 20वीं सदी में नहीं हुई है? 20वीं सदी यानी कि जो 1901 से शुरू हुई है और 1999 तक रही है, ठीक है, उसको 20वीं सदी कहते हैं। तो देखते हैं कौन सी घटना नहीं हुई है उसमें। तो इसका सही जो उत्तर है वो है ऑप्शन बी, गडकरी रिवॉल्ट जो है 18th सेंचुरी में हुआ था, ना कि 19th सेंचुरी में हुआ था, ना कि 20 में, ठीक है। इसके अलावा पाल धादम मैसेकर, तारापुर मैसेकर, जलियांवाला मैसेकर, ये तो आपको याद होगा 1919 में हुआ है। ये सब जो है 19th सेंचुरी में हुए हैं, बाकी बी नहीं हुआ है। तो बी जो है 1844 में हुआ था, ठीक है। राज्य दिए गए हैं और पशु के दिए गए हैं, राज्य पशु दिए गए हैं, तो आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। तो उड़ीसा का ओलिव रिल्डेड टर्टल है क्या? नहीं है। अरुणाचल प्रदेश का हुल्लू गिब्बन सही है। गोवा का इंडियन बिसन सही है।
जम्मू कश्मीर का हंगुल सही है, लेकिन उड़ीसा का ओलिव रिडले टर्टल नहीं है, उड़ीसा का सांभर है, ठीक है। तो इसमें गवर्नमेंट स्कीम दी गई है और आपको बताना है सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट की कौन सी मिनिस्ट्री, इसकी कौन सा इनिशिएटिव इसका नहीं है। तो श्रेष्ठता, अटल बयो अभ्युदय योजना, स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट और निपुण। तो देखिए तीनों इसकी स्कीम है ऊपर की, श्रेष्ठता, अटल वयो अभ्युदय, स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, लेकिन निपुण इसकी नहीं है। निपुण किसकी है? निपुण है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की, ठीक है, इन्होंने की लॉन्च की है। इसका फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी, ठीक है। तो जो बच्चे हैं उनको पढ़ना लिखना ठीक से आए, इसलिए इन्होंने निपुण चलाई है। हाल ही में खबरों में रहा मैकोलन कन्वेंशन किससे संबंधित है? तो मैकोलन कन्वेंशन जो संबंधित है वो स्पोर्ट में जो मैच फिक्सिंग होता है ना, पहले से मैच फिक्सिंग कर देते हैं, उसकी चेकिंग से रिलेटेड है मैकोलन कन्वेंशन। तो यूरोप की जो काउंसिल है उसने मैकोलन स्पिरिट, ये इसको कहा जाता है मैकोलन कन्वेंशन। तो मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले को दक्षिणी भारत के प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है बुरहानपुर को, ठीक है। बुरहानपुर को मध्य प्रदेश के दक्षिणी भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। और जो ये प्लेस था उस टाइम पे मुगल किंग थे शाहजहाँ, उनके अंडर था, उनके रूल के अंदर। इसके अलावा ये 1400 AD में पाया गया था और ताप्ती रिवर की बैंक पे स्थित है। राष्ट्रीय खेल 2022 में जिन्होंने 3 अक्टूबर 2022 को महिलाओं की 53 किलोग्राम कुश्ती में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ये जीता है अंतिम पंघल, ठीक है। और अंतिम पंघल इन्होंने जीता है। और अंतिम पंघल इनका नाम बड़ा अजीब सा है, और अजीब सा इसलिए है क्योंकि ये जो अपने माता पिता थे इनकी अंतिम बेटी थी, ठीक है। तो उनकी माता पिता पे बेटियाँ ही होती जा रही थी, तो उन्होंने सोचा कि जो भी अब बच्चा होगा वो एकदम अंतिम होगा, तो उसी के आधार पर इन्होंने अपनी बेटी का नाम अंतिम रख दिया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हाल ही में RBI के दिशा निर्देशों के अनुसार ARC की स्थापना के लिए न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता क्या है? तो ये है 300 करोड़, ठीक है, 300 करोड़। नल्लामाला वन रेंज जो कि खबरों में रही थी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये स्थित है आंध्र प्रदेश में। हाल ही में खबरों में रहा माउंट लोआ ज्वालामुखी किस स्थान पर है? तो ये है बी, हवाई में लोकेटेड है माउना लोआ वोल्केनो। तो कुछ वोल्केनो देख लेते हैं, जैसे बैरन आइलैंड, ये है अंडमान में, ठीक है। इसका टाइप कौन सा है? स्ट्रेटो वोल्केनो है, ये एक्टिव है। नारकोंडम है अंडमान में, ये भी है। दक्कन प्लेटू सेंट्रल इंडिया में ये है। बर्टंग आइलैंड अंडमान आइलैंड में है। ढिंडोर हिल्स गुजरात में। धोसी हिल हरियाणा में। लोकटक लेक मणिपुर में, ठीक है, ये सब हैं। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार, जो लोकटक लेक है ना, ये वोल्केनो से बनी हुई लेक है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की एक पहल है? तो ये है ऑप्शन बी, राजस्थान की। प्रधानमंत्री गति शक्ति के लिए रेलवे भूमि को दीर्घकालीन पट्टे पर देने की नीति के अनुसार भूमि पट्टा किस अवधि तक प्रदान किया जाता है? तो ये किया जाता है 35, ठीक है, 35 की अवधि पर ये प्राप्त किया जाता है। न्यू पॉलिसी विल फैसिलिटेट टू प्रोवाइड लैंड लीज फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ 35 ईयर, जो कि पहले 5 साल था, 35 साल का कर दिया है इसको प्रधानमंत्री गति शक्ति के द्वारा, ताकि और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा सके। परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज कितना हुआ है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए बजट एलोकेशन में, जो कि पिछले साल जो जितना हुआ था उससे कितना कम या ज़्यादा हुआ है? तो 3% और कम हो गया है, ठीक है। पहले जितना था उससे 3% का एलोकेट हुआ है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को। ऑप्शन बी 3% कम हुआ है। तो देखिए 2022-23 में 15,500 हुआ है और उसमें 16 करोड़ हुआ है, और इसमें 16,000 करोड़ हुआ था पिछले साल। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को शुरू किया गया था 18 फरवरी 2016 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा MP में, मध्य प्रदेश से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द लैंग्वेज इंटरेस्ट इन द 8th शेड्यूल में कौन सी लैंग्वेज नहीं है इसमें से? जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 8th शेड्यूल है, उसमें कौन सी लैंग्वेज नहीं है? तो नेपाली, कश्मीरी, इंग्लिश, कोंकणी, ठीक है। इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। आई होप तुम्हें अच्छी लगी हो। तो टेक केयर, थैंक यू, बाय।